नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में जे इलेक्ट्रिकल जनरल का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट है। जो न्यू पैटर्न पे यहाँ पे ऑनलाइन मोड में सीवीटी मोड में जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है, वो क्वेश्चन पेपर है जो कि जोधपुर वर्कशॉप में 15 अक्टूबर 2025 को आयोजित कराया गया था। तो बहुत से कैंडिडेट मैसेज कर रहे थे, सर लेटेस्ट वाला बताइए कि इस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आज के इस वीडियो में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं बिल्कुल ऑफिशियल ये जारी किया गया था। उसके बाद में ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको आंसर की प्रोवाइड भी करवा दिया गया है। सभी जो कैंडिडेट थे वो आंसर की देख भी लिए हैं। हालांकि ये प्रोविजनल आंसर की था। आंसर की ये देख सकते हैं, ये सभी क्वेश्चन का आंसर की है। ये प्रोविजनल आंसर की है। इसमें कुछ करेक्शन होने हैं तो आप लोग को मैं वीडियो में बता दूंगा कि कौन से क्वेश्चन जो है आपका एरर है और उसके आंसर चेंज होगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। वही दोस्तों, आप लोग को बताना चाहूँगा कि अगर आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको स्टडी मटेरियल की आवश्यकता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको स्टडी मटेरियल अवेलेबल करवा दिया जाएगा। वही तो मेरा एप्लीकेशन SWR एजुकेशन पॉइंट प्ले स्टोर पे लाइव है। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से मॉक टेस्ट, PDF, स्टडी मटेरियल प्राप्त करके अपनी प्रिपरेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन जो है आपका जे इलेक्ट्रिकल जनरल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप वहाँ पे देखेंगे तो सफिशिएंट स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। टॉपिक बाय मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट, सारे चीज़ें, बहुत सारा क्वेश्चन है। अगर आप उतना प्रिपरेशन कर लेते हैं तो मेरा गारंटी है कि आपको जो है 90 से 95% तक नंबर ज़रूर एग्ज़ाम में लाएंगे। तो एक बार ज़रूर विजिट करें और कोर्स को ज़रूर देखें। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन तो है, मैं आपको बिल्कुल टाइप करके विथ सॉल्यूशन विथ फैक्ट आपको बताने वाला हूँ। तो ये क्वेश्चन पे तो मैं यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन हैं और इसको मैं टाइप करके अलग से बताने वाला हूँ। तो ले चलते हैं दूसरे स्लाइड पे। ये आपको बिल्कुल वही क्वेश्चन है, सिर्फ टाइप करके यहाँ पे अपने सहूलियत के लिए, और यहाँ पे आपको सॉल्यूशन और फैक्ट्स भी मेंशन किए हैं, इसलिए आपको यहाँ पे करवा रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं NWR जोधपुर वर्कशॉप जे इलेक्ट्रिकल जी क्वेश्चन पेपर 2025, एग्जाम डेट 15/10/2025 को हुआ था। पहला नंबर प्रश्न है कि द लो पावर फैक्टर रिजल्ट इन, कम पावर फैक्टर से परिणाम स्वरूप क्या है। तो दोस्तों, ये काफ़ी बार हम आपको वीडियो में बता चुके हैं, कम से कम 10 बार से कम नहीं बताए होंगे। ये मेरा एप्लीकेशन पर भी सारे क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट हिट हुए। ये जो क्वेश्चन पेपर है ना, इसमें आपका 100% जो क्वेश्चन है बिल्कुल हमारे ऐप से ही आया। एक भी क्वेश्चन आपको बाहर से देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, इंक्रीज लॉसेस, बढ़ी हुई हानियाँ होगा। ठीक है। कम पावर फैक्टर होने पर क्या होता है कि लाइन करंट बढ़ जाता है, जिससे आपका I² R हानियाँ बढ़ती है। जब I² R हानियाँ बढ़ेगी तो इसे पावर फैक्टर कम होने से नुकसान अधिक होता है। ठीक है। पावर फैक्टर कम होगा तो करंट अधिक होगा, हानि भी अधिक होगा। इंडक्टिव लोड पावर फैक्टर को खराब करते हैं। पावर फैक्टर खराब होने पर बिजली बिल और पेनाल्टी बढ़ती है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। आगामी एग्जामों में ये सभी फैक्ट से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो आप लोग जरूर नोट डाउन कर लें। 2 नंबर है AC इज कन्वर्टेड इनटू DC, AC को DC में परिवर्तित किया जाता है किसके द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैक्सिमम एग्जामों में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर होगा रेक्टिफायर, ऑप्शन नंबर आपका D राइट होगा। रेक्टिफायर का कार्य AC को DC में बदलना होता है। इसमें डायोड का उपयोग होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि फुल वेव रेक्टिफायर अधिक इसमें दक्ष होता है। रेक्टिफायर के बाद DC को स्मूथ करने के लिए आपका कैपेसिटर फिल्टर लगाया जाता है। तो ये भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेक्टिफायर करने के बाद DC को स्मूथ करने के लिए आपका कैपेसिटर फिल्टर लगाया जाता है। उसके बाद है हीटर एलिमेंट मेड अप ऑफ, हीटर तत्व किसका बना होता है। सभी लोग जानते होंगे, ये नाइक्रोम का बना होता है।
नाइक्रोम का प्रतिरोध अधिक होता है, गलनांक बहुत ज़्यादा होता है। ध्यान रखिएगा, यही आपको ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा, ऑप्शन में देगा आपको कि प्रतिरोध अधिक है, प्रतिरोध कम है और कंफ्यूज करवाएगा। तो नाइक्रोम जो होता है आपका, उसका प्रतिरोध अधिक होता है और गलनांक बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए गर्म होने पर जलता नहीं है। ठीक है, नाइक्रोम जो मिश्र धातु है आपका निकेल प्लस क्रोमियम का होता है। हीटर, टोस्टर, प्रेस आदि में इसी का आपका एलिमेंट बना होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 4वां प्रश्न है, इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द स्पीड ऑफ रोटेटिंग मशीन। घूमने वाली मशीनों की गति मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला औजार कौन सा है? इसमें जो होता है आपका टैकोमीटर का उपयोग किया जाता है। घूमने वाले जितने भी यहाँ पे वस्तुएं हैं, इसमें टैकोमीटर का उपयोग किया जाता है। जैसे टैकोमीटर का उपयोग मोटर या मशीन की आरपीएम, यानी आरपीएम का होता है रिवोल्यूशन पर मिनट, मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, लेजर टैकोमीटर सबसे सटीक होता है। कौन सा सटीक होता है? तो लेजर टैकोमीटर। मोटर, टेस्टिंग और इंडस्ट्रियल मशीन में यह अनिवार्य होता है। उसके बाद यहाँ 5 नंबर प्रश्न है, इल्यूमिनेशन लेवल इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ। प्रकाश स्तर के मापने के लिए। तो काफ़ी ही आसान क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन करा रखे हैं। अगर आपको मेरे वीडियो देखते होंगे तो ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल है सेम टू सेम ऑप्शन के साथ भी आप लोग को करा चुके हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका 1 लक्स होगा। इल्यूमिनेशन यानी रोशनी की तीव्रता की जो इकाई होती है आपका लक्स होता है। 1 लक्स बराबर होता है 1 ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर। ध्यान रखिएगा, आपका क्वेश्चन ऐसे भी बना देगा, आपको पूछ देगा ना कि 1 ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर क्या होता है, तो आपको यहाँ पे राइट आंसर होगा लक्स होता है। ध्यान रखिएगा, लक्स मीटर से मापा जाता है। उसके बाद है यहाँ पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट शुड बी डन बिफोर कनेक्टिंग अ वायर टू द मेन लाइन एसी। मुख्य लाइन या एसी वायरिंग कनेक्ट करने से पहले निम्नलिखित में कौन से परीक्षण किया जाता है? तो इसमें किया जाता है आपका आईआर टेस्ट। आईआर टेस्ट सबसे पहले किया जाता है। ठीक है, अब कुछ लोग बहुत कन्फ्यूज होंगे, आपका कंटिन्यूटी टेस्ट हो गया, पोलरिटी टेस्ट हो गया, ये सभी भी होता है। तो सबसे पहले आपका जो होता है आईआर टेस्ट किया जाता है। ये आपका अगर ऑल ऑफ वो भी रहेगा तो आंसर आपका आईआर टेस्ट ही होगा। ध्यान रखिएगा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले जो होता है आईआर टेस्ट ही होता है। ठीक है, आईआर टेस्ट से पता चलता है कि तारों का इंसुलेशन ठीक है कि नहीं। उसके बाद में अगर इंसुलेशन ठीक है, उसके बाद कंटिन्यूटी वगैरह ये सब चेक किया जाता है। तो सबसे पहले यही जाँच किया जाता है। ठीक है, या खराब इंसुलेशन पर लीकेज करंट बढ़ सकता है। आईआर टेस्ट मेगर से किया जाता है। ध्यान रखिएगा, इंसुलेशन किससे मापा जाता है? मेगर से। आपका पूछा जाएगा कि इंसुलेशन किससे से मापा जाता है, तो मेगर से। ये भी क्वेश्चन आपको बन सकता है। न्यूनतम स्वीकार्य जो मान होता है लगभग 1 ओम होता है। लेमिनेटेड कोर यूज्ड फॉर रिड्यूस। लेमिनेटेड कोर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रांसफार्मर का एक प्रश्न देखने को ही मिलता है, इससे कई टाइप के यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा एडी करंट लॉस को आपका ये जो करता है कम करने के लिए। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। देखिए इसमें क्या होता है, कोर के पतली पतली परतें होती है। ठीक है, में बांटने से एडी करंट की मात्रा टूट जाता है और हानि कम हो जाती है। तो किस प्रकार से एडी करंट कम होता है, यहाँ पे देख सकते हैं। कोर के पतली पतली परतों में बंटने से एडी करंट का मार्ग टूट जाता है और हानि कम हो जाती है। ये जो कोर होता है आपका सिलिकॉन स्टील सीट से लेमिनेशन से किया जाता है। पतले पतले बिल्कुल होते हैं माइक्रोन में, तो वो सीट लगाए जाते हैं, उससे बनते हैं। ऐसी मशीनों में एडी करंट हानि सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे 8 नंबर, द क्लियरेंस बिटवीन द कंडक्टर एंड पोल फॉर 11 के भी लाइन शुड बी, यानी 11 के भी लाइनों के लिए कंडक्टर और पोल के बीच की दूरी कितना होता है? तो 11 के भी लाइन के लिए आपका जो होता है 1 फुट यानी 12 इंच होता है। ठीक है, उच्च वोल्टेज लाइन में फ्लैश ओवर रोकने के लिए किसके लिए एक क्लियरेंस दिया जाता है? तो फ्लैश ओवर रोकने के लिए दिया जाता है। 11 के भी में लगभग 12 इंच रखा जाता है, यानी 1 फीट कर सकते हैं। वोल्टेज बढ़ने पर क्लियरेंस बढ़ाया जाता है, सुरक्षा मानक नियमों के अनुसार निर्धारित है। तो ध्यान रखिएगा, 1 फीट जो है आपका सिर्फ 11 के भी के लिए है। अगर इससे ज़्यादा होगा, 33 के भी होगा, तो इसके मान बढ़ जाएगा। ठीक है, पेनल्टी इज इम्पोजेड बाय स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इफ द पावर फैक्टर इज बिलो। यदि पावर फैक्टर निम्न तो राज्य विद्युत प्राधिकरण दंड लगाया जा सकता है। अगर 0.9 से अगर कम हो गया तो इस कंडीशन में आपको उनको दंड लगेगा, क्योंकि हानि ज़्यादा बढ़ जाता है। यदि पावर फैक्टर
0.9 से कम हो तो बिजली विभाग उपभोक्ता पेनाल्टी लगाता है क्योंकि नुकसान बढ़ जाता है। ठीक है, पावर फैक्टर सुधार के लिए कैपेसिटर बैंक लगाते हैं और कड़ा पावर फैक्टर से ट्रांसफार्मर लोड बढ़ जाता है। 10वां प्रश्न है, एंगल ऑफ ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइन क्रॉसिंग टू रेलवे ट्रैक शैल बी। रेलवे ट्रैक को क्रॉस करते समय ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइन का कोण होता है, ये राइट एंगल होता है यानी समकोण होता है। ठीक है, रेलवे लाइन को क्रॉस करते समय सुरक्षा के लिए हमेशा 90 डिग्री समकोण पर लाइन से बनाई जाती है। रेलवे नियम में अनिवार्य है 90 डिग्री पर क्लियरेंस अधिकतम होता है। तो दोस्तों अभी तक 10 प्रश्न देखें। 10 प्रश्न में आपको सारे क्वेश्चन पहले करा रखे हैं, इसमें एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जो नहीं करा है, बिल्कुल ऑप्शन सहित सारे जो बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे मोटर आउटपुट इन एचपी। मोटर आउटपुट एचपी में कितना होता है, तो एचपी में आपका होता है कि एचपी बराबर होता है किलोवाट इनपुट गुना एफिशिएंसी डिवाइडेड बाय 0.746। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 राइट होगा। ठीक है, किलोवाट को एचपी में बदलने के लिए हम 0.746 से विभाजित करना पड़ता है। एक एचपी बराबर होता है आपका 0.746 किलोवाट होता है। अगर सिर्फ वाट में पूछे तो 746 वाट आप लोग जानते ही होगा। तो ध्यान लीजिएगा, यहाँ पे कभी कभी चेंज करके भी देता है। तो एक एचपी बराबर है तो 0.746 किलोवाट। ठीक है, अगर वाट में अगर सिर्फ पूछे तो आपका 746 वाट होगा। यदि एफिशिएंसी कम हो तो समान किलोवाट पर एचपी कम मिलेगा और वास्तविक गणना के समय आपका गियरबॉक्स और लॉसेस को ध्यान में रखा जाता है। 12 नंबर है 4 या 10 HP पंप सेट विच टाइप ऑफ स्टार्टर इज सुटेबल। 10 HP सेट के लिए किस प्रकार का स्टार्टर का उपयोग किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी 10 HP का पूछ देगा, कभी 5 HP का पूछ देगा, कभी बड़ी मोटर कभी छोटी मोटर, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। और स्टार्टर आपको ध्यान रखना है कि कौन सी स्टार्टर जो है कहाँ उपयोग किया जाता है। देखिए, छोटे जो मोटर होते हैं, छोटे कम HP के होते हैं, उसमें DOL आपका डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। और अगर 5 से ऊपर हो तो उस कंडीशन में आपका स्टार डेल्टा का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा 10 HP जिसे मध्यम आकार के लिए स्टार डेल्टा उपयुक्त माना जाता है क्योंकि यह स्टार्टिंग करंट और तनाव को नियंत्रित करता है। और स्टार्टर स्टार कनेक्शन से करंट घटता है और रन में डेल्टा में अधिक टॉर्क मिलता है। ठीक है, देखिएगा आपका स्टार डेल्टा में स्टार्टिंग करंट जो होता है 1/3 हो सकता है। छोटे मोटर आमतौर पर 5 HP से कम होते हैं। जियो में DOL, बड़े मोटरों में स्टार डेल्टा ऑटो ट्रांसफार्मर का भी उपयोग किया जाता है और स्टार डेल्टा स्टार्टिंग टॉर्क सीमित होता है। ठीक है, तो कम छोटे जो मोटर होते हैं 5 HP से कम है उसमें DOL और उससे बड़े में आपका स्टार डेल्टा का उपयोग किया जाता है। उससे बड़े होगा तो उसमें और चेंज हो जाता है। उसके बाद है व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन फ्लो एंड प्रेशर व्हेन द इम्पेलर ऑफ ए पंप इज ट्रिमेड। जब पंप के इम्पेलर को ट्रिम किया जाता है तो प्रवाह और दबाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यहाँ पे समझते हैं। इसका राइट आंसर जो होगा आपका दबाव और प्रवाह दोनों घट जाते हैं। क्यों घटते हैं यहाँ पे समझते हैं। देखिए, इम्पेलर का ट्रिमिंग जो डायमीटर होता है का अगर कम करने पर क्या होगा, पंप का प्रभावी क्षेत्र घटता है। ठीक है, तो इसमें आपका संपन्नता दोनों प्रवाह जो फ्लो और प्रेशर होते हैं दोनों आपका घट जाते हैं। साधारण तौर पर कटे हुए इम्पेलर पर गति और हेड कम होते हैं। ठीक है, इम्पेलर ट्रिमिंग से मोटर लोड भी घटता है। यदि यह तरीका अक्सर पंप का प्रदर्शन कम करने मैच करने के लिए आपका इकोनॉमिकल होता है। ट्रिम करने पर इफिशियंसी पर प्रभाव पड़ता है और डिजाइन के अनुसार, ढांचे के अनुसार पर डिपेंड करता है। 40 नंबर प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। द प्रोटेक्टिव डिवाइस टू इंडिकेट द इंटरनल फॉल्ट इन अ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में आंतरिक दोष दिखाने के लिए कौन सा स्वच्छ उपकरण है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम एग्जामों में एक क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। ट्रांसफार्मर से जब पूछेगा तो ग्लूकोज रिले के बारे में आपको जरूर डिस्कस करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, आपका बुझहॉल की रिले। ठीक है, आपका बुझहॉल रिले जो होता है विशेषकर ऑयल फिलेट ट्रांसफार्मर में। देखिए, ये भी क्वेश्चन आपको अगर डीप क्वेश्चन पूछेगा तो पूछ देगा ना कि ये जो रिले होता है किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में लगाया जाता है। तो ऑयल फिले आपका इमर्सेड जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें यूज किया जाता है। इसका कार्य होता है आंतरिक गैस बनना, तरल प्रवाह या छोटे इंटरनल फॉल्ट शीघ्र संकेत देती है, या गैस तेल आपका मूवमेंट आपका स्विच ऑपरेट
हो जाता है और अलार्म शटडाउन दे सकता है। आपका वोल्टेज रिले आपका ऑयल इमर्सेड ट्रांसफार्मर के लिए उपयोगी है बताए पे। यह धीरे धीरे होने वाले फॉल्ट और अचानक फॉल्ट दोनों को पूर्व सूचक दे सकता है और रखरखाव रिले की जांच करता है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर क्वेश्चन आपको बदलेगा तो यहाँ भी है तो इंटरनल फॉल्ट डायरेक्ट देगा तो ये क्वेश्चन हिट ही होता है, लेकिन आपको अगर चेंजेज करेगा तो इस प्रकार से पूछ सकता है कि ट्रांसफार्मर में जो धीरे धीरे होने वाले फॉल्ट को या अचानक जो फॉल्ट होता है उसको सूचना कौन देता है, कौन रखता है, तो ये जो होता है आपका वोल्टेज रिले ही होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका पैटर्न आपको समझना पड़ेगा। 15वां प्रश्न है, फॉर अ ट्रांसफार्मर द कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। एक ट्रांसफार्मर के लिए अधिकतम दक्षता की शर्तें क्या है? इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, इसमें गलत यहाँ पे दिया हुआ है। तो राइट आंसर जो होगा कॉपर लॉस आयरन लॉस दोनों बराबर होगा। ठीक है, जब कॉपर लॉस और आयरन लॉस बराबर होता है तो ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी हाई होता है। ठीक है, कॉपर लॉस जो होता है आई स्क्वायर आर लोड पे डिपेंड करता है, ध्यान रखिएगा, आई स्क्वायर आर लोड पे डिपेंड करता है। कोर लॉस हिस्टेरिसिस प्लस ईडी करेंस वोल्टेज फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो कॉपर लॉस आई स्क्वायर आर लोड पे और कोर लॉस जो होता है हिस्टेरिसिस प्लस आपका ईडी करंट लॉस दोनों होता है। अधिकतम एफिशिएंसी पर ट्रांसफार्मर का डिजाइन आपका बैलेंस रखता है। ठीक है, कॉपर लॉस आयरन लॉस की कंडीशन बताया गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर जो कॉपर लॉस आयरन लॉस बराबर होने पर ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी हाई होता है। ठीक है, द मैक्सिमम डे एलएपी लीव कैन बी अवेल्ड एट ए टाइम। अधिकतम दिन तक एलएपी छुट्टियाँ एक बार में दी जा सकती है। तो मैक्सिमम आप 180 डे ले सकते हैं, यानी 6 मंथ ले सकते हैं। ठीक है, नियम के अनुसार एलएपी लीव है एवरेज पे एक बार में अधिकतम 180 दिन तक लिया जा सकता है। इससे अधिक एलएपी विशेष परिस्थितियों में अनुमति होती है। एलएपी साल में 30 दिन मिलते हैं, 1 जनवरी को 15, 1 जुलाई को 15 मिलते हैं। एलएपी को अर्जित छुट्टी भी कहा जाता है। रेलवे कर्मियों को एलएपी सबसे अधिक उपयोग होने वाली छुट्टी है। 7 नंबर है, कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज मेड ऑफ। ट्रांसफार्मर का कोर किसका बना होता है? ये जो बना होता है आपका सिलिकॉन स्टील का बना होता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर कोर सामान्यतः सिलिकॉन स्टील का बना होता है जो लैमिनेटेड शीट होता है। ऊपर डिस्कस भी किए थे। सिलिकॉन स्टील चुंबकीय गुण रखते हैं, यह हिस्टेरिसिस में ईडी करंट लॉस को कम करने में मदद करता है। ठीक है, कोर के पतली पतली लेमिनेशन से बनाया जाता है ताकि ईडी करंट लॉस कम हो। सिलिकॉन स्टील आपका सिलिकॉन मिलाने से स्टील में मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस कम होती है। सही कोर सामग्री ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी को और बड़ा असर डालता है। 80 नंबर प्रश्न है, द स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर द रोटर स्लॉट आर यूजुअली गिवन स्लाइटली एस्क्यू इन ऑर्डर टू। स्क्वायरल केज पिंजरे इंडक्शन मोटर के रोटर स्लॉट से क्यों जाता है? इसके लिए किया जाता है कि आपका मैग्नेटिक हमको कम कर दे। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, रोटर में हल्का अस्क्यू यानी तिरछापन देने का मेन पर्पज जो होता है मैग्नेटिक हमको नॉइज को कम करना, मैग्नेटिक हम नॉइज को कम करना या मोटर को स्मूथर ऑपरेशन देता है। ठीक है, इसमें आपका टॉर्क रिपल कम करता है, स्टार्टिंग टॉर्क भी बेहतर होता है और स्कीविंग से वाइब्रेशन भी कम होती है। 19 नंबर प्रश्न है, इंडक्शन मोटर की दक्षता लगभग कितनी होती है? द एफिशिएंसी ऑफ इंडक्शन मोटर कैन बी एक्सपेक्टेड नियरली। इसका जो होता है 80 से 90% तक होता है। ठीक है, सामान्यतः इंडक्शन मोटर में दक्षता जो होता है 80 से 90% के बीच में होती है। छोटे मोटरों में एफिशिएंसी कम तथा बड़ी मोटरों में अधिक होती है। एफिशिएंसी बढ़ाने से लॉसेस को कम रखना आवश्यक है। स्लिप अधिक होने पर आपका एफिशिएंसी कम होती है। 3 फेज मोटर में एफिशिएंसी सिंगल फेज की तुलना में अधिक होती है। 20 नंबर प्रश्न, द एक्साइटर इन डीजी सेट ई। डीजी सेट में एक्साइटर का कार्य क्या है? तो एक्साइटर जो होता है, एक्साइटर एक शंट जनरेटर होता है। ठीक है, डीजी सेट में एक्साइटर आमतौर पर शंट जनरेटर बनाया जाता है जो मुक्त आपका जनरेटर फील्ड और एक्साइटेशन सप्लाई देता है। एक्साइटर वोल्टेज कंट्रोल में मदद करता है। डीजी सेट में एवीआर जो होता है ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेशन एक्साइटर के साथ ही कार्य करता है। एक्साइटर के खराब होने पर जनरेटर आउटपुट अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, यदि डीजी सेट का आर्मेचर अधिक गर्म हो जाता है तो संभावित कारण क्या है? तो गर्म हो जाता है तो इसका मतलब है आपका ओवरलोडिंग, आंतरिक शॉर्ट सर्किट दोनों हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। डी सेट का आर्मेचर अधिक गर्म हो तो तब क्या हो सकता है? उस पर ओवरलोड भी हो सकता है, बाइंडिंग में कोई इंटरनल शॉर्ट सर्किट भी बन सकता है। दोनों स्थितियों में ऐसा हो सकता है। ठीक है, ओवर वेंटिलेशन खराब होने पर भी हीटिंग बढ़ती है और ओवर हीटिंग, इंसुलेशन डैमेज और कॉइल बर्नआउट से भी हो सकता है। तो ये सारे कंडीशन है आपका गर्म होने का। मैक्सिमम परमिसिबल अर्थ रेजिस्टेंस एट अ स्मॉल सबस्टेशन। छोटे सबस्टेशन में अधिकतम अनुमता अर्थ प्रतिरोध कितना होता है? तो इसका होता है आंसर 2 ओम होता है। ठीक है, आपका बड़े स्टेशनों में आपका 1 से कम होना चाहिए
अच्छी अर्थ रेजिस्टिव बिजली दुर्घटनाओं को रोकती है। अर्थ पीट के समय पर नमक चारकोल डाला जाता है समय समय पर। पीवीसी स्टैंड फॉर, पीवीसी का मतलब क्या होता है? पीवीसी का मतलब होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ऑप्शन नंबर आपका एक राइट होगा। पीवीसी का पूरा नाम पॉलीविनाइल क्लोराइड है। एक समानता प्लास्टिक सामग्री है जिसका उपयोग केवल इंसुलेशन, सीथिंग और कई इलेक्ट्रिक अनुप्रयोग में बहुतायत से किया जाता है। ठीक है, पीवीसी ताप और नमी की प्रति प्रतिरोधी होता है। केवल इंसुलेशन और शीत के रूप में व्यापक उपयोग होता है। सुरक्षा मानक अनुसार विद्युत तार केबल में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है केबल में शील्ड का उपयोग किया जाता है। थोड़े शीट्स का किस लिए प्रयोग किया जाता है? तो केबल में नमी को प्रवेश को रोकने के लिए किया जाता है। ठीक है, केबल शीट का मुख्य उद्देश्य केबल में को बाहरी नमी, पानी, गंदगी और वातावरण से बचाना होता है। ठीक है, आधुनिक केबल में पीवीसी या पी शीट उपयोग होता है। शीट केबल आपका मैकेनिकल डैमेज से भी बचाता है। शीट जो होता है आपका मैकेनिकल डैमेज से भी बचाता है, तो ध्यान रखिएगा। एसपीजीआर का यहाँ पे दिखा है कि फुल चार्ज सेल, तो फुल चार्ज की हुए सेल का एसपीजीआर जो होता है लगभग 1.220 होता है। ठीक है, फुल चार्जेड लेड एसिड बैटरी का एसपीजीआर 1.220 से लेकर 1.280 के बीच में होता है। ठीक है, एसपीजीआर हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। एसपीजीआर कम होने पर मतलब बैटरी डिस्चार्ज है। टेम्परेचर आपका करेक्शन भी आवश्यक होता है। होगा वीएलए बैटरी वर्क्स ऑन, तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑक्सीजन रिकम्बिनेशन प्रिंसिपल पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर आपका एक राइट होगा। वीएलए बैटरी ले आपका सीलेड होती है, गैस बाहर नहीं निकलती है, मेंटेनेंस फ्री बैटरी होती है। आपका रेलवे, यूपीएस, टेलीकॉम में व्यापक रूप से इसका उपयोग किया जाता है। एसएमएफ बैटरी स्टैंडर्ड फॉर, एसएमएफ बैटरी का पूरा नाम क्या होता है? सील्ड मेंटेनेंस फ्री बैटरी। ठीक है, इसमें कौन सा होता है? सील्ड मेंटेनेंस फ्री बैटरी। इसमें पानी भरने से इलेक्ट्रोलाइट चेक करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इसमें पानी भरना, इलेक्ट्रोलाइट चेक करने की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद है इसमें बैटरी या लीकेज प्रूफ होती है। अक्सर वीएलए बैटरी ही एसएमएफ कैटेगरी में आती है। इनकी लाइफ टेम्परेचर पर बहुत ही निर्भर करता है। इसका लाइफ भी पूछ दिया जाता है कितना होता है, यहाँ पे पूछ दिया गया। वीएलए बैटरी टाइप्स में वीएलए बैटरी का मुख्य रूप से कितने टाइप होते हैं? इसमें दो होगा आपका, द जेलेड इलेक्ट्रोलाइट टाइप और एब्जॉर्बेंट इलेक्ट्रोलाइट टाइप। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। आपका वीएलए वाल्व रिलेटेड बैटरी जो दो प्रकार की होती है आपका। ठीक है, जेलेड इलेक्ट्रोलाइट यानी जेल टाइप के होता है, और एक होता है एब्जॉर्बेंट ग्लास मैट, एजीएम टाइप का होता है। ठीक है, जेल प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट जेल की तरह होता है, जिससे में एजीएम में इलेक्ट्रोलाइट ग्लास मैट में अवशोषित करता है। ठीक है, दोनों प्रकार में सीलेड वीएलए श्रेणी में आते हैं, मेंटेनेंस फ्री होते हैं, यूपीएस, टेलीकॉम, रेलवे में उपयोग किया जाता है। 29 नंबर प्रश्न है कोडल लाइफ ऑफ वीएलए बैटरी। वीएलए बैटरी कोडल लाइफ क्या है? दोस्तों, इसका कोडल लाइफ अभी वर्तमान में चेंज हो गया है। पहले आप लोग पढ़े होंगे 2022 से पहले था, इसका जो कोडल लाइफ बताता था पहले 4 साल की, 4 साल है। पर अगस्त 2022 में एक नया रेलवे बोर्ड का नोटिस आया है, उसके अनुसार इसका जो अब लाइफ कर दिया गया है 4.5 ईयर्स कर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। हालांकि एग्ज़ाम के जो आंसर की दिए गए हैं उसमें 4 साल ही उन्होंने माना है, पर रेलवे बोर्ड का ऑर्डर यहाँ पे जारी हुआ है, उसमें इसको जो है 4.5 साल की जगह 4 साल की जगह 4.5 साल माना है। तो हम भी 4.5 साल ही मान रहे हैं, 4.5 साल ही होना चाहिए, क्योंकि रेलवे बोर्ड का जो नोटिस है वो मान्य होगा। रेलवे नॉर्म के अनुसार आपका वीएलए बैटरी की जो है 4.5 वर्ष मानी जाती है। ठीक है, लाइफ तापमान, चार्जिंग, मेंटेनेंस पर डिपेंड करता है। आपका फ्लोट चार्जिंग सही नहीं होता है, लाइफ तुरंत घट जाती है। उसके बाद है ट्रेन लाइटिंग मोनोब्लॉक 120H बैटरी बिलोंग्स। ट्रेन लाइटिंग की मोनोब्लॉक 120 बैटरी किस प्रकार की होती है? ये जो होता है लेड एसिड बैटरी होती है, एसएमएफ होती है। ठीक है, ट्रेन लाइटिंग में होने वाले 120H मोनोब्लॉक बैटरी के लेड एसिड बैटरी होती है, क्योंकि यह इकोनॉमिकल और रिलेबल होती है। रेलवे कोच में स्टैंडर्ड बैटरी टाइप है। ठीक है, मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं होती है, वाटर टॉपिंग एसपीजीआर चेक होता है। लेड एसिड बैटरी का वोल्टेज प्रति सेल 2 वोल्ट होता है। तो इनपुट पावर ऑफ 110 वोल्ट BLDC 400 mm स्वीप फैन ऑफ CGL मेक। जो CGL मेक की कंपनी के जो स्वीप फैन होते हैं उसके इनपुट पावर के बारे में पूछा है कितना होता है, तो 24 वाट होता है। ठीक है, BLDC पंखे कम बिजली और अधिक समय
एयर डिलीवरी देता है। BLDC मोटर में ब्रश नहीं होने के कारण इसे मेंटेनेंस बहुत कम होती है। रेलवे कोच में BLDC फैन ऊर्जा बचत के लिए लगाए जाते हैं। ठीक है। व्हाट इज द रेटिंग बैटरी फ्यूज इन LHB AC कोच। LHB AC कोच में बैटरी फ्यूज की रेटिंग क्या होता है? तो ये जो होता है आपका 32 एम्पियर का होता है। LHB AC कोच में बैटरी फ्यूज की मानक रेटिंग आपको 32 एम्पियर रखी जाती है ताकि बैटरी सर्किट ओवर करंट से सुरक्षित रहे। HRC टाइप फ्यूज का उपयोग किया जाता है। इसमें ओवरलोड शॉर्ट सर्किट में फ्यूज तुरंत फटकर बैटरी और उपकरणों को बचाता है। नेक्स्ट है द मेन फंक्शन ऑफ RBC यूज्ड इन LHB कोच। LHB कोच में उपयोग किए जाने वाले RBC का मुख्य कार्य क्या है? RBC का मुख्य कार्य क्या है? तो यहाँ पे देखिए, टू चार्ज द बैटरी, टू फीड कंट्रोल सप्लाई, टू फीड सप्लाई लाइट्स एंड फैन। तो ये सभी प्रोवाइड करवाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है। सर्किट को सप्लाई देने तीनों कार्य करता है, इसलिए सही उत्तर उपयुक्त सभी है। RBC 110 वोल्ट DC रेगुलेटेड पावर देता है। LHB कोच में RBC एक मुख्य पावर सप्लाई यूनिट होता है। ओवर चार्जिंग रोकने के लिए ऑटोमेटिक कंट्रोल भी होता है। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ RBC। इसकी क्षमता क्या होता है? तो इसकी जो क्षमता होता है, सॉरी इसमें गलत दिया गया है, आपका 6.5 किलोवाट का होता है। ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ EBC यूज्ड इन LHB AC कोच। LHB AC कोच में उपयोग किए जाने वाले EBC का संक्षिप्त रूप क्या है? इसका होता है EBC यानी इमरजेंसी बैटरी चार्जर होता है। ठीक है। LHB AC कोच में EBC का मतलब इमरजेंसी बैटरी चार्जर होता है, जिसका उपयोग कोच की बैटरी की आपात स्थिति में चार्ज करने के लिए किया जाता है। EBC मुख्य रूप से RBC फेल होने पर बैकअप चार्जिंग प्रदान करता है। यह सीमित क्षमता का ऑक्सिलरी चार्जर होता है। AC कोचों में आपका रिडंडेंसी के लिए EBC आवश्यक होता है। 36 नंबर है LHB AC कोच में कितने वैन रिले होते हैं? LHB AC कोच में कोई भी वैन रिले नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है। LHB AC कोच में आपका प्रेशर स्विच, थर्मल सेंसर, फ्लो स्विच आदि उपयोग होते हैं। वैन रिले पुराने कन्वेंशनल AC सिस्टम में पाया जाता था। LHB सिस्टम में इसे रिमूव कर दिया गया है। 37 नंबर है 415 वोल्ट LHB AC साइड में दिए गए फ्यूज की क्षमता। तो 415 वोल्ट LHB AC साइड में फ्यूज की क्षमता जो होती है आपका 100 एम्पियर का होती है, 100 एम्पियर का। ठीक है। LHB AC कोच में 415 वोल्ट सप्लाई सेक्शन में 100 एम्पियर फ्यूज लगाया जाता है ताकि हाई वोल्टेज AC पावर सिस्टम से सुरक्षित बना रहे। 415 वोल्ट AC हैवी लोड इक्विपमेंट को सप्लाई देती है। HRC फ्यूज का उपयोग किया जाता है जो शॉर्ट सर्किट पर तुरंत आपका ऑपरेट करता है। 38 नंबर है व्हाट इज द एब्रिविएशन फ्रॉम D&ED इज LHB AC कोच। D&D का फुल फॉर्म पूछा है, इसका होता है डिस्कनेक्शन एंड अर्थिंग डिवाइस। ऑप्शन नंबर आपका एक राइट होगा। ठीक है। LHB AC कोच में D&ED का अर्थ होता है डिस्कनेक्टिंग एंड ED का होता है अर्थिंग डिवाइस। मुख्य रूप से सेफ्टी पर्पस के लिए उपयोग किया जाता है। मेंटेनेंस के दौरान आपका कोच पावर को आइसोलेट करने के लिए इसका उपयोग होता है। अर्थिंग डिवाइस से ही एक्सीडेंटल शॉक खतरा कम होता है। व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ MMR यूज्ड इन LHB कोच। MMR का फुल फॉर्म पूछा है, इसका होता है मेजरिंग एंड मॉनिटरिंग रिले। ठीक है। आपका जिसका उपयोग इलेक्ट्रिकल आपका पैरामीटर की निगरानी और सुरक्षा के लिए किया जाता है। आपका वोल्टमीटर वोल्टेज, करेंट, फ्रीक्वेंसी पैरामीटर को मॉनिटर करता है। फॉल्ट होने पर MMR प्रोटेक्शन ट्रिप देता है। उसके बाद है कॉन्टैक्टर K44 सप्लाई के लिए उपयोग किया जाता है। K44 जो होता है आपका 60 kV ट्रांसफार्मर आउटपुट सप्लाई देता है। ठीक है। रेफ्रिजरेंट यूज्ड इन LHB RMPOR। तो LHB RMPO में उपयोग किया जाने वाला रेफ्रिजरेंट कौन सा होता है? इसमें उपयोग करते हैं आपका R22 और R407C। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा डी राइट होगा। ठीक है। LHB कोचों में RMPO ग्रुप माउंटेड पैकेज यूनिट में उपयुक्त रेफ्रिजरेंट मुख्य रूप से आपका R22 और R407C होता है। दोनों का मिश्रण LHB AC सिस्टम में व्यापक है। यहाँ पे देखें R407C पर्यावरण के लिए R22 से बेहतर विकल्प होता है। ठीक है। पुराने RMPO में R22, नए RMPO में R407C का उपयोग होता है। ठीक है।
R407C जो होता है जियोट्रॉपिक मिश्रण है। यूजी पावर कार सप्लाई की फीड वाई इन एलएचबी कोच, यूजी पावर कार की आपूर्ति एलएचबी कोच में की जाती है, किसे? तो जेडएस कपलर से किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, जेडएस कपलर। ठीक है, एलएचबी कोच में यूजी इन ऑन जनरेशन पावर सप्लाई जेडएस कपलर के माध्यम से फीड की जाती है। जेडएस कपलर हाई लोड एसी सप्लाई ले जाने में सक्षम होता है। यूजी सिस्टम में 750 वोल्ट या 415 वोल्ट एसी सप्लाई लेकर जाता है। आउटपुट ऑफ PWM वोल्टेज इन्वर्टर सेक्शन ऑफ 25 kVA इन्वर्टर ऑफ RMPVC कोचेज। RMPVC कोच में 25 kVA इन्वर्टर PWM वोल्टेज इन्वर्टर सेक्शन का आउटपुट होता है। कितना होता है? तो चंद्रा आपका 3 फेज 415 वोल्ट एसी होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, 25 kVA इन्वर्टर को PWM इन्वर्टर सेक्शन से 3 फेज या 415 वोल्ट एसी आउटपुट प्राप्त लेता है, जिसका उपयोग आपका एसी कंप्रेसर ब्लोअर आदि में किया जाता है। PWM इन्वर्टर नियंत्रित एसी वेवफॉर्म बनाता है और 110 वोल्ट डीसी को 415 वोल्ट 3 फेज एसी में यह बदलता है। PWM। उसके बाद है कोच की छत में पॉजिटिव और नेगेटिव केबल दोनों इसलिए चलाया जाता है ताकि इसे क्या होता है, शॉर्ट सर्किट से बचा जा सकता है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव को छत के दो अलग अलग लाया जाता है ताकि किसी भी जगह पर शॉर्ट सर्किट का खतरा कम हो जाए। ठीक है, केबल दोनों केबल साथ चले और इंसुलेशन फेलियर से तुरंत शॉर्ट होगा। ठीक है, अलग अलग रूट देने से सेफ्टी आपका बढ़ती है। रेलवे में आपका केबल सेग्रेशन अनिवार्य नियम है। 45 है 110 वोल्ट AGTL कोच के लिए बैटरी फ्यूज की क्षमता क्या होता है? 110 वोल्ट AGTL कोच की बैटरी फ्यूज की क्षमता जो होती है आपका 40 एम्पियर HRC होता है। ठीक है, जब डबल टेस्ट लैंप EFT जोड़ा जाता है तो लाल लीड जुड़ा लैंप जलता है और नीली लीड का लैंप नहीं जलता है, तो कोच क्या है? इसका मतलब है कि नकारात्मक है, हैवी नेगेटिव अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है सी राइट होगा। ठीक है, टेस्ट लैंप रेड वाला लैंप जले तो ब्लू लेड वाला नहीं जले, तो इसका अर्थ है कोच में नेगेटिव अर्थ है। नेगेटिव यानी किसी जगह बॉडी से टच हो रही है। पॉजिटिव अर्थ में उल्टी स्थिति चलेगी, ब्लू जलेगा रेड नहीं जलेगा। ठीक है, EFT अर्थ फॉल्ट टेस्ट बॉक्स होता है और अर्थ फॉल्ट इक्विपमेंट डैमेज और शॉक खतरा होता है। 47 है इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ कोच वायरिंग मेजर विथ 500 मेगा ड्यूरिंग द हेल्दी वेदर अप्रोक्स। स्वस्थ मौसम में 500 वोल्ट मेगा कोच वायरिंग इंसुलेशन रेजिस्टेंस लगभग कितनी होती है? इसमें जो होता है लगभग आपका 2 मेगा ओम होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका एक राइट होगा। बारिश नमी में IR कम हो जाती है। IR टेस्ट मेगर 500 या 1000 से किया जाता है। IR कम होने का मतलब है लीकेज या आपका वायरिंग कहीं फॉल्ट है। इसके बाद है आपका 48 नंबर प्रश्न, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द करंट विदाउट डिस्टर्बिंग द सर्किट। वर्तमान को बिना सर्किट में बाधित किए मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण क्या है? तो टोंग टेस्टर होता है। टोंग टेस्टर से माप सकते हैं। टोंग टेस्टर या आप क्लैंप मीटर भी हो सकते हैं। सर्किट को तोड़े बिना कंडक्टर को क्लैंप करके करंट को मापा जा सकता है। इसे क्लैंप मीटर भी कहते हैं। AC और DC करंट मापने वाले मॉडर्न क्लैंप मीटर उपलब्ध है। बिना सर्किट इंटरप्शन मेजरमेंट इसमें मिलता है। 49 नंबर है कैपेसिटी ऑफ लिमिट स्विच प्रोवाइडेड फॉर अलार्म चेन पुलिंग इंडिकेशन लाइट सर्किट। अलार्म चेन पुलिंग इंडिकेशन लाइट सर्किट में लगाए गए लिमिट स्विच की क्षमता क्या होती है? इसकी जो क्षमता होती है आपका 10 एम्पियर का होता है। ऑप्शन नंबर आपका एक राइट होगा। ठीक है, अलार्म चेन पुलिंग इंडिकेशन लाइट सर्किट में उपयोग किए जाने वाले लिमिट स्विच की स्टैंडर्ड कैपेसिटी 10 एम्पियर होती है। लिमिट आपका स्विच ट्रेन सेफ्टी सिस्टम को महत्वपूर्ण हिस्सा है। चेन पुलिंग पर इंडिकेशन कैब में दिखाई देता है। 15 नंबर प्रश्न है, व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ PNM? PNM होता है परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। PNM होता है परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी, जिसका उपयोग रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन और स्टाफ यूनियन के बीच में वार्ता और शिकायत समाधान के लिए किया जाता है। रेलवे में PNM की मीटिंग रूम से होती है। कर्मचारी समस्याओं और समाधान का प्रमुख माध्यम आपका PNM ही है। व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ RDSO? RDSO का फुल फॉर्म है, तो RDSO का होता है रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन आपका ये राइट आंसर होगा। ठीक है,
भारतीय रेल अनुसंधान परीक्षण और मान्यकरण करने वाला सर्वोच्च तकनीकी संगठन है। मुख्यालय इसका लखनऊ में है। रेलवे के सभी तकनीक मानक RDSO द्वारा ही बनाए जाते हैं। कोच, पटरियाँ, सिग्नल, इलेक्ट्रॉनिक्स सब इसी के अंतर्गत में आते हैं। व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ EIG? EIG होता है EIG मतलब होता है इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर टू द गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर आपका C राइट होगा। ठीक है, जो रेलवे और अन्य विद्युत संस्थानों को सुरक्षा और मानकों की जांच करता है वो होता है इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर टू द गवर्नमेंट। विद्युत सुरक्षा नियम के अंतर्गत अधिकृत अधिकारी होता है और जैसे बड़े उपकरण आपका HV इंस्टॉलेशन की जाँच EIG ही करता है। 53 नंबर प्रश्न है, रेलवे कर्मचारियों को निलंबित करने के लिए प्रयुक्त मानक फॉर्म क्या है? तो इसके लिए जो उपयोग किया जाता है आपका ASF 1 का उपयोग किया जाता है। ASF 5 आपका मेजर पेनाल्टी है और ASF 11 आपका चार्जशीट यानी माइनर पेनाल्टी है। 54 नंबर प्रश्न है कि 4.5 किलोवाट TL अल्टरनेटर की कट इन स्पीड RDSO के अनुसार क्या है? तो 4.5 किलोवाट TL अल्टरनेटर की कट इन स्पीड जो है आपका 357 है। ठीक है, RDSO के अनुसार 4.5 किलोवाट TL अल्टरनेटर की कट इन स्पीड 4.5 357 RPM निर्धारित है। इसी गति के बाद अल्टरनेटर बैटरी चार्ज करना प्रारंभ करता है। कट इन स्पीड मिनिमम अल्टरनेटर स्पीड रिक्वायर्ड फॉर चार्जिंग। कट इन स्पीड का मतलब होता है मिनिमम अल्टरनेटर स्पीड रिक्वायर्ड फॉर चार्जिंग और आपका TL अल्टरनेटर 10 मूवमेंट पर ही ऑन देता है। ठीक है, तो कट इन स्पीड समझ गए कि अगर कम से कम 357 RPM से अगर कम रहेगा उस पर आपका बैटरी चार्ज नहीं होगा, उससे ऊपर पर ही होगा। TL AC कोच अल्टरनेटर फील्ड कॉइल कैसे कनेक्ट करते हैं? फील्ड कॉइल को हमेशा आपका सीरीज में करते हैं। ठीक है, TL AC अल्टरनेटर की फील्ड वाइंडिंग को सीरीज कनेक्शन में जोड़ा जाता है। इसे आपका एक्साइटेशन करंट पर पूरा वाइंडिंग से गुजरता है। सीरीज कनेक्शन में आपका टॉर्क और मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाता है। फील्ड करंट अल्टरनेटर आउटपुट पर निर्भर करता है। 25 साइज ऑफ V बेल्ट यूज इन ड्राइविंग 25 किलोवाट AC कोच अल्टरनेटर। 25 किलोवाट हो या 18 किलोवाट हो या 4.5 किलोवाट हो, सभी में C122 का उपयोग किया जाता है। ठीक है, 25 किलोवाट AC कोच अल्टरनेटर चलाने हेतु C122 आकार की V बेल्ट का उपयोग किया जाता है या उच्च लोड और निरंतर गति के लिए उपयुक्त होता है। C टाइप बेल्ट हैवी ड्यूटी एप्लीकेशन के लिए उपयोग है। बेल्ट ऐसे उचित रखना आवश्यक है वरना आपका स्लिपेज होगा। अल्टरनेटर ड्राइव पुली के अनुसार बेल्ट साइज चुना जाता है। पिच सर्कल डायमीटर ऑफ एक्सल पुली TL अल्टरनेटर। तो TL अल्टरनेटर प्रणाली में एक्सल पुली का पिच सर्कल डायमीटर कितना होता है? तो पिच सर्कल डायमीटर होता है 572.6। तो ऑप्शन नंबर आपका C राइट होगा। TL अल्टरनेटर एक्सल पुली का मानक PCD जो होता है, पिच सर्कल डायमीटर जो होता है आपका 572.6 mm होता है। एक्सल पुली की PCD अल्टरनेटर स्पीड रेशियो निर्धारित करती है। एक्सल पुली की PCD अल्टरनेटर स्पीड रेशियो निर्धारित करती है। सही PCD अल्टरनेटर चार्जिंग परफॉर्मेंस सुनिश्चित करता है। 58 नंबर है द पर्पस ऑफ TL अल्टरनेटर यूज इन रेलवे। रेलवे में TL अल्टरनेटर का मुख्य उद्देश्य जो होता है आपका चार्जिंग द कोच बैटरी और ट्रेन रन, वर्किंग ऑफ लाइट्स फैन इन द कोच, आपका शेयरिंग द लोड टू अदर कोचेज इन इमरजेंसी, ऑल ऑफ 3 अबोव। ठीक है, ऑल ऑफ 3 अबोव सभी हो जाएगा। TL यानी ट्रेन लाइटिंग अल्टरनेटर का मुख्य कार्य ट्रेन चलते समय कोच बैटरी को चार्ज करना, लाइट्स फैन को चलाना, इमरजेंसी लोड शेयरिंग करना, इसलिए आपका उपयोग सभी राइट होगा। TL अल्टरनेटर केवल ट्रेन ऑपरेशन मती मोशन पे ही काम करता है। आउटपुट आपका 120 वोल्ट DC रेक्टिफायर के बाद मिलता है और मेंटेनेंस फ्री आपका ऑपरेशन के लिए डिजाइंड है। 59 नंबर प्रश्न है एज पर द लेटेस्ट SMI वोल्टेज सेटिंग ऑफ AC कोच अल्टरनेटर विथ VRLA बैटरीज। तो नवीनतम SMI के अनुसार VRLA बैटरी AC कोच अल्टरनेटर का वोल्टेज सेटिंग जो होता है आपका 128 पॉइंट प्लस माइनस 0.5 वोल्ट DC होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका A राइट होगा। VRLA बैटरी के साथ अल्टरनेटर आउटपुट वोल्टेज आपका 128 पॉइंट प्लस माइनस 0.5 होगा। 0.5 वोल्ट DC सेट किया जाता है। ठीक है, VRLA बैटरी सेंसिटिव होती है इसलिए वोल्टेज कंट्रोल बहुत आवश्यक होता है। आपका गलत सेटिंग से बैटरी आपका बल्गिंग या फेलियर हो सकता है। 60 नंबर है कि
द इंसुलेशन मटेरियल रिकमेंडेड फॉर 4.5 किलोवाट अल्टरनेटर वाइंडिंग सेल बी टेस्ट क्लास। 4.5 किलोवाट अल्टरनेटर की वाइंडिंग के लिए इंसुलेशन मटेरियल किस क्लास का होना चाहिए? तो एफ क्लास का होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। इसकी जो होता है तापमान सारणी का सीमा 155 डिग्री सी तक होता है। आपका क्लास एफ इंसुलेशन हाई टेम्परेचर टॉलरेंस देता है। अल्टरनेटर की रिलायबिलिटी अप्लाई बढ़ाता है। रेलवे में सभी अल्टरनेटर हाई इंसुलेशन क्लास के ही होते हैं। कोडल लाइफ ऑफ बैटरी चार्जर अप्रॉक्स। बैटरी चार्जर का कोडल लाइफ लगभग कितना होता है? तो बैटरी चार्जर का कोडल लाइफ जो होता है आपका 15 साल होता है। ठीक है, रेलवे कोडल लाइफ नॉर्मल के अनुसार बैटरी चार्जर की लाइफ जो होती है लगभग 15 वर्ष मानी जाती है। इस अवधि के बाद रिप्लेसमेंट की सिफारिश होती है। कोडल लाइफ वह समय अवधि है जिसके बाद इक्विपमेंट रिप्लेसमेंट ड्यू माना जाता है। एक्चुअल लाइफ यूजेज कंडीशन इन्वायरमेंट पर ये डिपेंड करता है। दोस्तों यहाँ पे आपको वीआरएल बैटरी का भी कोडल लाइफ पूछ दिया जाता है कि कितना होता है। तो वीआरएल बैटरी का कोडल लाइफ जो होता है 4.5 साल होता है। पहले 4 साल था, लेकिन लेटेस्ट अपडेट में रेलवे बोर्ड के द्वारा इसे 4.5 साल माना है। नेक्स्ट है द टाइप ऑफ सस्पेंशन ब्रूसेस टू बी प्रोवाइडेड इन TLAC अल्टरनेटर सस्पेंशन ब्रैकेट एज पर RDSO स्पेसिफिकेशन। तो RDSO निर्देशानुसार TLAC अल्टरनेटर सस्पेंशन ब्रैकेट में उपयोग होने वाले बुश मटेरियल है कौन सा है? तो नायलॉन 66 ब्रूसेस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नायलॉन 66 जो है हीट रेजिस्टेंस, हाई स्ट्रेंथ और आपका वाइब्रेशन एब्जॉर्बिंग मटेरियल होता है। ठीक है, अल्टरनेटर माउंटिंग में शॉक एब्जॉर्प्शन आवश्यक होता है। उसके बाद है रेसिडुअल मैग्नेटिज्म लॉस्ट इन अल्टरनेटर कोर रीजन में भी। अल्टरनेटर कोर में बचा हुआ चुंबक होने का कारण क्या है? इसे कई कारण हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे होगा फील्ड पोलरिटी चेंज अल्टरनेटर आइडियल फॉर लॉन्ग पीरियड। तो ये दोनों कंडीशन में चुंबकत्व खो सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, बोथ ए एंड बी। अल्टरनेटर कोर रेसिडुअल मैग्नेटिज्म लंबे समय तक आइडल रहने से फील्ड पोलरिटी बदलने से नष्ट हो सकता है, इसलिए दोनों कारण जो दिया गया है वो सही है। रेसिडुअल मैग्नेटिज्म सेल्फ एक्साइटेशन के लिए जरूरी होता है। रेसिडुअल मैग्नेटिज्म जो होता है सेल्फ एक्साइटेशन के लिए जरूरी होता है। लॉस होने पर फील्ड फ्लैशिंग की जरूरत पड़ती है। ERRU स्टैंड फॉर, ERRU का फुल फॉर्म पूछा है, तो इसका होता है इलेक्ट्रॉनिक रेक्टिफायर कम रेगुलेटर यूनिट। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा एक राइट होगा। ठीक है, ERRU का सही फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक रेक्टिफायर कम रेगुलेटर यूनिट है। यह सप्लाई को रेगुलेट और रेक्टिफाई करता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट की अगर बात करें तो ERRU प्राइमरी एसी सप्लाई को रेगुलेट DC में बदलता है। यह LHB कोच में की इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है। ठीक है, द साइज ऑफ कैपेसिटी फ्यूजेज टू बी प्रोवाइडेड फॉर 25 किलोवाट ERRU फेज सर्किट इज। 25 किलोवाट ERRU फेज सर्किट के लिए फ्यूज रेटिंग है तो कितना होता है? इसका जो रेटिंग होता है 200 एम्पियर होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। ठीक है, 25 किलोवाट ERRU फेज सर्किट में स्टैंडर्ड फ्यूज रेटिंग जो है 200 एम्पियर निर्धारित है, ताकि ओवरलोड फॉल्ट कंडीशन में उचित संरक्षण मिल सके। ERRU सिस्टम में मल्टीपल प्रोटेक्शन होती है। फ्यूज रेटिंग लोड एवं सेफ्टी फैक्टर के आधार पर तय की जाती है। 66 नंबर है नंबर ऑफ अल्टरनेटर पुली अवेलेबल ऑन BGAC कोच अल्टरनेटर। BGAC कोच अल्टरनेटर पर कितनी अल्टरनेटर पुलियाँ उपलब्ध होती है? इस पर कुल मिलाकर के जो है 2 पुलियाँ उपलब्ध होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। BGAC कोच अल्टरनेटर पर आमतौर पर 2 अल्टरनेटर पुली होते हैं, एक ड्राइव की ओर, दूसरी जो होता है आपका सपोर्ट लोड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है। डबल पुली सिस्टम टॉर्क को बेहतर एवं डिस्ट्रीब्यूट करता है। हैवी ड्यूटी अल्टरनेटर में मल्टी वेल्ड ड्राइव सिस्टम रिलेबिलिटी बढ़ाता है। रेटेड DC आउटपुट करंट ऑफ 4.5 किलोवाट 110 वोल्ट अल्टरनेटर इज। तो इसका क्या होता है? 37.5 एम्पियर होता है। ठीक है, आउटपुट पावर होता है P/VI के आधार पर 4500 वाट। ये यहाँ पे 110 वोल्ट गुने 40 एम्पियर ले
लगभग 37.5 एम्पियर होता है। ठीक है, अल्टरनेटर आउटपुट आरपीएम पर निर्भर करता है। टीएल अल्टरनेटर के साथ आपका रेगुलेटर आउटपुट स्टेबलाइज करता है। 68 नंबर है 18 किलोवाट और 25 किलोवाट अल्टरनेटर पर दिए गए सेफ्टी चेन की संख्या। तो टोटल सेफ्टी चेन जो होते हैं आपका 3 होते हैं। 18 किलोवाट और 25 किलोवाट अल्टरनेटर माउंटिंग में 3 सेफ्टी चेन लगाई जाती है ताकि अल्टरनेटर डिजाइन आपका डिसइंगेजमेंट या ब्रैकेट फेलियर पर सूचित रोका जा सके। ठीक है, सेफ्टी चेन एक्सीडेंट अल्टरनेटर ड्रॉप डाउन को रोकती है। अल्टरनेटर हैवी रोटेशनल मास है और सेफ्टी माउंट भी आवश्यक होता है। आरएमपीयू का फुल फॉर्म पूछा है, रोप माउंट पैकेज यूनिट होता है। ऑप्शन नंबर आपका 1 राइट होगा। ठीक है, आरएमपीयू का सही फुल फॉर्म है रोप माउंट पैकेज यूनिट, जो रेलवे कोच एसी सिस्टम का रूफटॉप एसी प्लांट है। ठीक है, आरएमपीयू आपका कूलिंग, हीटिंग, एयर फिल्ट्रेशन और कंट्रोल फंक्शन करता है। एलएचबी कोच में स्टैंडर्ड एसी सिस्टम आरएमपीयू ही होता है। 17वां प्रश्न है पावर सप्लाई फेड टू कंप्रेसर ऑफ आरएमपीयू। आरएमपीयू के कंप्रेसर को दी जाने वाली आपका पावर सप्लाई कितना होता है। तो आरएमपीयू कंप्रेसर को 3 फेज 415 वोल्ट दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है बी राइट होगा। आरएमपीयू में कंप्रेसर 3 फेज इंडक्शन मोटर से चलता है, इसलिए सप्लाई 3 फेज 415 वोल्ट एसी दिया जाता है। 415 वोल्ट सप्लाई हाई पावर मोटर ड्राइव के लिए उपयुक्त है और कंप्रेसर एसी रेफ्रिजरेशन आपका सर्कुलेशन का मुख्य भाग है। कैपेसिटी कंट्रोल ऑफ आरएमपीयू, आरएमपीयू की क्षमता नियंत्रण सीमा कितना है। तो 25 to 100% होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। आरएमपीयू में कैपेसिटी मोड आपका मॉड्यूलेशन कंट्रोल द्वारा कूलिंग डिमांड के अनुसार 25 से 100% तक एडजस्ट की जाती है। एनर्जी सेविंग और लोड मैचिंग के लिए आवश्यक है। मल्टीपल कंप्रेसर कंट्रोल लॉजिक से यह फंक्शन किया जाता है। 72 नंबर है नंबर ऑफ ब्लोअर मोटर इन 1 आरएमपीयू। नंबर ऑफ ब्लोअर मोटर कितने होते हैं। तो एक आरएमपीयू में नंबर ऑफ ब्लोअर जो होते हैं 1 होते हैं। एक स्टैंडर्ड आरएमपीयू यूनिट में कूलिंग एयर सर्कुलेशन हेतु 1 ब्लोअर मोटर लगाया जाता है, जबकि एयर कंप्रेसर और कंडेंसर फैन अलग कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, ब्लोअर मोटर आपका कंडीशनड एयर को कोच में सर्कुलेट करता है। एयर थ्रू रेट आपका पैसेंजर कंफर्ट को प्रभावित करता है। ठीक है, एयर ब्लोन ओवर कंडेंसर इन सेंट टू। कंडेंसर पर फेंकी गई हवा कहाँ भेजी जाती है। तो कंडेंसर पर फेंकी गई हवा जो होती है आउटसाइड एटमॉस्फेयर में जाती है। ठीक है, कंडेंसर गर्म हवा को कोच से बाहर एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज करता है, जिससे हीट रिजेक्शन होता है। ठीक है, कंडेंसर का काम रेफ्रिजरेशन से हीट निकालना होता है। गर्म हवा को बाहर निकालने के लिए कूलिंग एफिशिएंसी मेंटेन रहती है। 74 नंबर प्रश्न है टाइप ऑफ कंडेंसर इवोपरेटर कॉइल यूज्ड इन सीधवाल फीडर मेक आरएमपीयू। तो सीधवाल फीडर्स और आरएमपीयू में प्रयुक्त कॉइल टाइप किसका होता है। ये जो होता है फीड ऑन ट्यूब टाइप होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा 1 राइट होगा। सीधवाल फीडर्स और आरएमपीयू में ही आपका हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी बढ़ाने हेतु फिन ऑन ट्यूब कॉइल डिजाइन यूज की जाती है। फिन जो होता है सरफेस हीट एक्सचेंज एरिया को बढ़ा देता है और कॉम्पैक्ट एसी यूनिट्स में आपका डिजाइन सबसे इफिशिएंट मानी जाती है। उसके बाद है 75 नंबर कूलिंग कॉइल के नीचे रेन वाटर संग्रह हेतु डिप ट्रे किस मटेरियल की बनी होती है। ये जो बना होता है आपका स्टील का बना होता है। ठीक है, डिप ट्रे स्टेनलेस स्टील की बनाई जाती है क्योंकि कोरिजन रेजिस्टेंस और ड्यूरेबिलिटी हाइजीन रिक्वायरमेंट को पूरा करती है। ऐसी आपका कंडेंसेट पानी में आपका कोरिजन रिस्क होता है। स्टील ट्रे लॉन्ग लाइफ और मेंटेनेंस फ्री ऑपरेशन देती है। 76 नंबर है तो कंप्रेसर ऑफ आरएमपीयू कोच शैल बी प्रोवाइडेड विथ। आरएमपीयू कोच में कंप्रेसर में निम्न सुरक्षा उपकरण होने चाहिए। तो क्या होना चाहिए, बोथ आपका हाई प्रेशर कटआउट, लो प्रेशर कटआउट। ठीक है, तो आरएमपीयू में ये दोनों होनी चाहिए। आरएमपीयू कंप्रेसर में हाई प्रेशर कटआउट, लो प्रेशर कटआउट प्रोटेक्शन लगाए जाते हैं ताकि एब्नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में कंप्रेसर सुरक्षित रहे।
आपका HP कटआउट एक्सेसिव प्रेशर पर कंप्रेसर को स्टॉप कर देता है, और LP कटआउट जो होता है लो सक्शन रेफ्रिजरेंट लीक की स्थिति में सिस्टम को बचाता है। 77 नंबर है कूलिंग टेम्परेचर सेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थर्मोस्टेट रिकमेंडेड बाय RDSO। तो आपका 23 से 25 रिकमेंडेड है, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 राइट होगा। RMPU में पैसेंजर्स कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए RDSO थर्मोस्टेट सेटिंग 23 से 25 रिकमेंडेड करता है। ठीक है, यह कंफर्ट प्लस एनर्जी सेविंग बैलेंस करता है। लो सेट वैल्यू एनर्जी वेस्टेज और आइसिंग का कारण बन सकती है। 78 नंबर है RMPU हाई वोल्टेज टेस्ट के दौरान लगाया जाने वाला वोल्टेज। तो ड्यूरिंग हाई वोल्टेज टेस्ट RMPU द हाई वोल्टेज अप्लाइड, तो कितना होता है 2000 वोल्ट AC। ठीक है, RMPU हाई वोल्टेज टेस्ट में कितना 2000 वोल्ट AC चेक किया जाता है। RMPU इंस्टॉलेशन इंटीग्रिटी चेक करने के लिए 2000 वोल्ट AC हाई वोल्टेज टेस्ट किया जाता है ताकि लीकेज या ब्रेकडाउन डिटेक्ट हो सके। HV टेस्ट सेफ्टी क्लैरिफिकेशन का हिस्सा है। आपका एक्सेप्टेंस टेस्टिंग और कमीशनिंग दोनों में किया जाता है। 79 नंबर है एक RMPU में आवश्यक HP कटऑफ की संख्या क्या है। एक RMPU में आवश्यक HP कटऑफ की संख्या जो होती है टोटल 2 होती है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। एक RMPU सिस्टम में 2 हाई प्रेशर कटआउट लगाए जाते हैं, आपका रिटर्नेंसी और सेफ्टी रेबिलिटी के लिए है। ठीक है, डुअल HP कटआउट फेलियर की स्थिति में प्रोटेक्शन सुनिश्चित करता है या कंप्रेसर प्रोटेक्शन का मुख्य हिस्सा है। ठीक है, एक RMPU कंट्रोल पैनल में ओवरलोड रिले की संख्या, तो एक RMPU कंट्रोल पैनल में ओवरलोड रिले की संख्या टोटल जो होता है आपका 5 होता है। एक RMPU कंट्रोल पैनल में ओवरलोड रिले की संख्या टोटल 5 लगाई जाती है। ठीक है, RMPU कंट्रोल पैनल में 5 ओवरलोड रिले लगाए जाते हैं, ब्लोअर में, कंडेंसर मोटर में और कंप्रेसर प्रोटेक्शन हेतु। ठीक है, ओवरलोड रिले थर्मल प्रोटेक्शन देता है, करंट लिमिट क्रॉस होने पर आपका रिलेटेड मोटर सर्किट को डिस्कनेक्ट करता है। 81 नंबर है द सिस्टम इज वर्किंग इन मैनुअल हीटिंग मोड, ब्लोअर वैन रिले डिफेक्टिव इन RMPU रिजल्ट विल बी। सिस्टम मैनुअल हीटिंग मोड में काम कर रहा है, ब्लोअर वैन रिले फॉल्टी है, तो परिणाम क्या। इस कंडीशन में ये सभी परिणाम हो सकते हैं। तापमान बढ़ सकता है, OHP1 2 खुल जाते हैं, हीटर बंद हो जाता है, उपयुक्त सभी ये सभी हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है D राइट होगा। ठीक है, यदि ब्लोअर रिले खराब हो तो हीटिंग मोड एक्टिव रहेगा, तो हवा सर्कुलेशन नहीं होगी, तापमान तेजी से बढ़ता है, ओवर हीटिंग प्रोटेक्शन OHP1 OHP2 ऑपरेट होते हैं और अंत में हीटर मोटर कट ऑफ हो जाता है। उसके बाद RMPU में हीटर कंट्रोल सेफ्टी लॉजिक द्वारा मॉनिटर्ड होता है, ब्लोअर फेलियर ओवर हीटिंग का मुख्य कारण है। 82 नंबर है द कैपेसिटी ऑफ HRC फ्यूज फॉर 1100 बैटरी फॉर HESC कोच इच, तो कितना होगा 400 एम्पियर। ठीक है, HESC कोच में 11000 H बैटरी प्रोटेक्शन है, तो 400 HRC फ्यूज लगाया जाता है हाई करंट हैंडलिंग रिक्वायरमेंट के कारण, तो कितना होगा 400 एम्पियर का यहाँ पे HRC लगाया जाएगा। बैटरी सर्किट हैवी करंट लोड से जुड़ा होता है, HRC फ्यूज शॉर्ट सर्किट में आपका रिलेबल कट ऑफ देता है। उसके बाद व्हाट इज द मीनिंग ऑफ EOG। EOG होता है, EOG का मतलब होता है इंड ऑन जनरेशन, ऑप्शन नंबर आपका B राइट होगा। रेलवे में EOG का अर्थ होता है जिसमें पावर कार कोच के अंदर हिस्सा पर लगाया जाता है, पूरी रेक उसी से पावर सप्लाई देता है। EOG AC ट्रेन में आम सिस्टम है, लाइक राजधानी शताब्दी EOG वहीं चलते हैं, 2 पावर कार्स दोनों सिरों पर लगाए जाते हैं। 84 नंबर है EOG पावर कार में आपका इंजन स्टार्टिंग बैटरी का वोल्टेज और कैपेसिटी। EOG पावर कार में आपका जो स्टार्टिंग बैटरी का वोल्टेज और कैपेसिटी जो होता है आपका 24 वोल्ट 290 एच का होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा B राइट होगा। EOG पावर कार में 24 वोल्ट 290 एच का। EOG पावर कार में डीजल इंजन को स्टार्ट करने के लिए 24 वोल्ट 290 एच बैटरी का उपयोग किया जाता है। हाई आपका क्रैंकिंग पावर इंजन स्टार्टिंग के लिए आवश्यक है। 24 वोल्ट 12 वोल्ट बैटरी के सीरीज कनेक्शन से बनता है। और आज का अंतिम प्रश्न है व्हाट डज LLOP स्टैंड फॉर। LLOP का होता है आपका लो ल्यूब ऑयल प्रेशर होता है, ऑप्शन नंबर आपका 1 राइट होगा। ठीक है, जो एक सेफ्टी अलार्म सिग्नल है, इंजन में लुब्रिकेंट प्रेशर कम होने पर एक ट्रिप अलार्म देता है। LLOP इंजन आपका
फ्यूचर से बचाने के लिए इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन है। डीजल लोकोमोटिव पावर कार इंजन में यह स्टैंडर्ड पैरामीटर है। 86 नंबर प्रश्न है, अ स्मोक डिटेक्टर इन एलएचबी पावर कार वर्क्स ऑन डैश वोल्टेज। एलएचबी पावर कार में स्मोक जो डिटेक्टर होता है कितने वोल्ट पे काम करता है? तो 110 वोल्ट डीसी पे काम करता है। ठीक है, एलएचबी पावर कार में स्मोक डिटेक्शन सर्किट 110 वोल्ट डीसी कंट्रोल सर्किट से ऑपरेट किया जाता है ताकि इमरजेंसी सिस्टम रिलेबल बन सके। फायर स्मोक प्रोटेक्शन रेलवे सेफ्टी नॉर्म का एक हिस्सा है। 110 वोल्ट डीसी कंट्रोल सप्लाई कई कोच सर्किट का एक स्टैंडर्ड है। 87 प्रश्न है, वोल्टेज रिपल्स ऑफ आउटपुट सप्लाई विथ ERRU शुड बी लेस देन। ERRU सप्लाई के साथ आउटपुट वोल्टेज रिपल कितना से कम होना चाहिए? तो 2% से कम होना चाहिए। ठीक है, ERRU रेगुलेटेड आउटपुट देता है, इसलिए रिपल लिमिट आपको 2 से कम रखा जाता है ताकि आपका इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो है सुरक्षित रह सके। रिपल ज़्यादा होने पर बैटरी लाइफ जो होता है कम हो जाती है। रेलवे कंट्रोल सर्किट स्टेबल डीसी की आवश्यकता होती है। 88 नंबर है, हॉल सेंसर आर यूज टू सेंस। हॉल सेंसर का उपयोग सेंसिंग के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? ये जो किया जाता है आपका अल्टरनेटर लोड करेंट एंड बैटरी चार्जिंग करेंट के लिए। ठीक है, हॉल इफेक्ट सेंसर बिजली के बिना कांटेक्ट किए हुए करंट मापता है, इसलिए अल्टरनेटर लोड और बैटरी चार्जिंग दोनों को सेंस कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, हॉल सेंसर मैग्नेटिक फील्ड सेंसिंग पर आधारित होता है। हॉल सेंसर जो होता है मैग्नेटिक फील्ड सेंसिंग पर आधारित होता है। ERRU कंट्रोल फीडबैक में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद है SMPS का फुल फॉर्म पूछा है, इसका होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। तो ऑप्शन नंबर आपका एक राइट होगा। स्विच मोड पावर सप्लाई या इफिशिएंट कन्वर्जन के लिए हाई फ्रीक्वेंसी स्विच यूज करता है। ठीक है, SMPS लाइट वेट और हाई इफिशिएंसी देता है। रेलवे ERU और कम्युनिकेशन सिस्टम में इसका उपयोग किया जाता है। 90 नंबर प्रश्न है, द मॉइस्चर इन AC सिस्टम काउजेज। AC सिस्टम में नमी किस प्रकार का प्रभाव करती है? तो आपका यहाँ पे जो है कोरिजन हो गया, स्लज हो गया, लगमा हो गया, ये सारे करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। रेफ्रिजरेशन सिस्टम में आपका मॉइस्चर से आपका कोरिजन होता है, ऑयल स्लज होता है और केमिकल रिएक्शन से आपका कॉन्टेमिनेंट्स एल्गम बनते हैं। ठीक है, इसलिए सभी विकल्प ये सही है। रेफ्रिजरेंट सर्किट मॉइस्चर फ्री होना जरूरी होता है। इसमें मॉइस्चर रिमूवल के लिए फिल्टर ड्रायर लगाया जाता है। उसके बाद है द यूनिट ऑफ कैपेसिटी ऑफ एयर कंडीशनिंग इज। एयर कंडीशनिंग कैपेसिटी की इकाई क्या होता है? तो टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन होता है, या यहाँ पे ये बोल सकते हैं ब्रिटिश थर्मल यूनिट BTU में भी होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका एक और सी राइट होगा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ए और सी। ठीक है, एयर कंडीशनिंग कैपेसिटी टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन TR या BTU पर आवर होता है। ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर आवर दोनों में मापी जाती है, इसलिए विकल्प ए और सी दोनों सही है। एक टन रेफ्रिजरेशन बराबर होता है 12,000 BTU पर आवर होता है। समझ गए? तो यहाँ पे TR भी होता है और BTU पर आवर भी होता है। रेलवे कोच में AC कैपेसिटी TR में दी जाती है। तो रेलवे में हम लोग जो यूज करते हैं तो वहाँ पे TR ही होता है, टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन ही होता है। तो यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, उनको तो लगेगा कि टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन ही होगा, पर यहाँ पे ब्रिटिश आपका थर्मल यूनिट्स पर आवर भी होता है। 92 नंबर है द रिलेटिव ह्यूमिडिटी फॉर ह्यूमन कंफर्ट जोन इज। मानव आराम क्षेत्र के लिए उपयुक्त सापेक्षिक आर्द्रता है तो आपका 40 से 60%। ऑप्शन नंबर आपका जो है एक राइट होगा। मानव बॉडी कंफर्ट के लिए आपका एम्बिएंट RS जो है 40 से 60 माना जाता है। इससे एयर ड्राइनेस और स्वेटिंग दोनों बैलेंस रहता है। वेरी हाई ह्यूमिडिटी डिस्कम्फर्ट और कंडेंसेशन बढ़ाती है। लो ह्यूमिडिटी ड्राइनेस और इरिटेशन पैदा करती है। ठीक है, 93 नंबर है फायर एक्सटिंग्विशर यूज्ड इन AC LHB कोचेज। AC LHB कोच में उपयोग किए जाने वाला अग्निशामक का प्रकार है, ये जो होता है आपका DCB टाइप का होता है। ऑप्शन नंबर आपका जो है बी राइट होगा।
तो एसी एलएचबी कोच में डीसीपी टाइप का उपयोग किया जाता है। रेलवे एसी कोच में इलेक्ट्रॉनिक फायर रिस्क अधिक होने के कारण यहाँ पे ड्राई केमिकल पाउडर यानी डीसीपी एक्सटिंग्विशर स्टैंडर्ड के रूप में उपयोग किया जाता है। डीसीपी एक्सटिंग्विशर इलेक्ट्रिकल फायर को जल्द आपका सप्रेस करता है। CO2 भी कई जगह उपयोग होता है, लेकिन LHVAC कोर्स में आपका DCP जो होता है प्राइमरी होता है। तो यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज करेंगे कि CO2 का भी उपयोग किया जाता है, पर मेनली जो है LHVAC कोच की बात कर रहा है। तो LHVAC कोच में हम जो उपयोग करेंगे यहाँ पे DCP टाइप का, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद है 94 नंबर, LHVAC कोच में मेन फीडर कॉन्टैक्टर का कॉइल वोल्टेज क्या है। LHVAC कोच में मेन फीडर कॉन्टैक्टर का जो कॉइल वोल्टेज होता है 110 वोल्ट DC होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है 1 राइट होगा। LHVAC कोच कंट्रोल पैनल में कंट्रोल लॉजिक और आपका कॉन्टैक्टर कॉइल वोल्टेज 110 वोल्ट DC रखा जाता है। रिलायबिलिटी और सेफ्टी पर्पज से ये जरूरी है। रेलवे में कई जगह आपका कंट्रोल सर्किट 110 वोल्ट DC स्टैंडर्ड वोल्टेज पे काम करते हैं। DC कॉइल सप्लाई फंक्शन अति आपका फ्लक्चुएशन के प्रति कम संवेदनशील होता है। उसके बाद यहाँ पे है रेटिंग ऑफ जेडएस कपलिंग। जेडएस कपलर का यहाँ पे पूछा गया है रेटिंग, तो कितना होता है इसका रेटिंग आपका 400 से 500 एम्पेयर होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है C राइट होगा। जेडएस कपलिंग हाई लोड पावर ट्रांसफर करता है, इसलिए इसकी रेटिंग जो है 400-500 एम्पियर तक रखी जाती है। ठीक है, जेडएस कपलर पावर कार से रैक में सप्लाई ट्रांसमिशन के लिए उपयोग किया जाता है। हाई करंट हैंडलिंग क्षमता सेफ्टी एवं परफॉर्मेंस के लिए यह आवश्यक होता है कि इसका जो एम्पियर है ज़्यादा रहे। 96 नंबर है, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर प्रोवाइडेड इन LHV कोच। तो LHV कोच में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। उसकी क्षमता जो होती है आपका 60 kVA का होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है C राइट होगा। LHV कोच में पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल सर्किट के लिए प्रदान किया गया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर 60 kV कैपेसिटी का होता है। ठीक है, यह हाई वोल्टेज सप्लाई को कोच उपयोग वोल्टेज में रिड्यूस करता है। AC सिस्टम लाइट फैन एक्सिलरी लोड्स इसी ऑपरेट से ऑपरेट होते हैं। 97 नंबर प्रश्न है, WRA में उपयोग की गई AC मोटर वोल्टेज रेटिंग क्या है। WRA में जो उपयोग किया जाता है 415 वोल्ट AC का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, WRA यानी वाटर रेजिंग आपका एपरेटस वाटर पंप सिस्टम में AC मोटर का वोल्टेज रेटिंग 415 वोल्ट AC ये 3 फेज होता है। ठीक है, 415 वोल्ट रेलवे एक्सिलरी हैवी लोड एप्लीकेशन स्टैंडर्ड सप्लाई है। हाई टॉर्क पंप के लिए 3 फेज मोटर उपयोग होता है। 98 नंबर है, विच टाइप ऑफ मोटर यूज इन WRA। WRA में किस प्रकार का मोटर का उपयोग किया जाता है। इसमें 3 फेज इंडक्शन मोटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो वाटर पंप होते हैं उसमें 3 फेज इंडक्शन मोटर का ही उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका C राइट होगा। WRA हैवी ड्यूटी पंप ड्राइव के लिए 3 फेज आपका इंडक्शन मोटर उपयोग होती है, जो कि इफिशिएंसी और टॉर्क दोनों में श्रेष्ठ होता है। 3 फेज इंडक्शन मोटर मेंटेनेंस फ्रेंडली और रोबस्ट होती है। रेलवे एक्सिलरी पंप्स में यह सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला पंप है 3 फेज इंडक्शन मोटर। 99 नंबर पर है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ पंप कंट्रोलर। पंप कंट्रोलर का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पंप कंट्रोलर के लिए मुख्य उद्देश्य जो होता है आपका यहाँ पे देखिए तो WRA पंप कंट्रोल करना। ठीक है, आपका टू कंट्रोल WRA पंप कंट्रोलर का प्रमुख है WRA पंप को ऑटोमेटिक सेफ तरीके से कंट्रोल करना, ताकि वाटर सप्लाई सिस्टम सुरक्षित रहे। यह लोड फॉल्ट आपका ऑपरेशनल फीडबैक पर आधारित कंट्रोल सिस्टम होता है। रेल कोच वाटर मैनेजमेंट में यह महत्वपूर्ण इसका उपयोग है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ FRP। FRP का फुल फॉर्म पूछा है, इसका होता है फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक। फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है B राइट होगा। फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक या लाइट वेट हाई स्ट्रेंथ और कंपोजिट मटेरियल का होता है। तो FRP जो प्लास्टिक है आपका लाइट वेट हल्का होता है, हाई स्ट्रेंथ मजबूत होता है, कंपोजिट मटेरियल होता है इसमें मिश्रित होता है। जिसमें FRP रेलवे आपका इंटीरियर जो इंटीरियर पार्ट्स होते हैं पैनल कवर्स डक्ट्स आदि इसी से बनाया जाता है। यह ड्यूरेबल
कोरिजन फ्री और मेंटेनेंस फ्रेंडली होता है। इसीलिए आपका FRP प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। 101 नंबर अब है, यहाँ से 110 तक जो प्रश्न है हिंदी के हैं, राजभाषा के हैं, ये कंपलसरी होते हैं। 110 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें 100 ही बनाने होते हैं, पर आप कोई भी 100 क्वेश्चन बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको हिंदी को ही बनाना है, 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। पर हिंदी के क्वेश्चन जो होते हैं ईजी होते हैं, आपको यहाँ से 10 बाई 10 आसानी से ला सकते हैं, और उधर जो 10 क्वेश्चन है आपका टफ टेक्निकल का, वहाँ से छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, सिंपल सी क्वेश्चन है, केंद्रीय हिंदी समिति के उपाध्यक्ष कौन होते हैं? तो उपाध्यक्ष जो होते हैं आपका पूछा गया है गृह मंत्री होते हैं। ठीक है, अगर अध्यक्ष पूछे तो अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पहले बहुत बार पूछा है कि केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, पर इसमें पूछा है केंद्रीय हिंदी समिति के उपाध्यक्ष कौन है, तो गृह मंत्री होंगे, और अध्यक्ष की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री होंगे। केंद्रीय हिंदी समिति के जो वाइस चेयरमैन गृह मंत्री होते हैं, जो समिति के कार्य और हिंदी नीति अनुपालन की निगरानी करता है, इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। समिति भारत सरकार के हिंदी प्रयोग प्रगति की सुनिश्चित करता है। तो यही जो समिति होता है, हिंदी का प्रयोग किस प्रकार से, उसका प्रगति किस प्रकार से हो, यही सारे सुनिश्चित करते हैं। उसके बाद है प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस की तिथि को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस जो है आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था। इसी के उपलक्ष्य में हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और पूछता है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पे सिर्फ हिंदी दिवस की बात हुआ है, अगर इसके पहले विश्व लगा दिया जाए कि वर्ल्ड हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका राइट आंसर जो होगा 10 जनवरी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर विश्व हिंदी दिवस पूछे तो आपका 10 जनवरी आंसर होगा। इन दिन राजभाषा प्रोत्साहन कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। सरकारी कार्यालयों में पुरस्कार सम्मान भी इसी दिन प्रदान किए जाते हैं। उसके बाद है संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं सम्मिलित हैं? तो अभी तक तो टोटल भाषाएं हैं आपकी 22 भाषाएं हैं, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं सम्मिलित है, जो भारत सरकार की मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। 2004 में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली शामिल किया गया था। इसके साथ ही टोटल भाषा हो गया था 22। 8वीं अनुसूची में विकास, संरक्षण, संवर्धन से संबंधित है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सेवानिवृत्त सहित को हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु कौन सा पुरस्कार निर्धारित किया जाता है? ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कह रहा है केंद्र सरकार के कर्मचारियों जिसमें सेवानिवृत्त सहित है को हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु कौन सा पुरस्कार निर्धारित है? तो राजभाषा गौरव पुरस्कार है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है बी राइट होगा। राजभाषा गौरव पुरस्कार केंद्र सरकार के वर्तमान सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए हिंदी मौलिक पुस्तक लेखन हेतु प्रदान किया जाता है। योजना का उद्देश्य हिंदी लेखन को बढ़ावा देना। यह गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग के द्वारा संचालित होता है। उसके बाद है राजभाषा विभाग के लिए दिशा निर्देश किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो हिंदी भाषा विकास के लिए निर्देश जो दिए गए हैं आपका 351 में, तो यानी हिंदी का विकास से रिलेटेड जो यहाँ पे रूल है 351 आर्टिकल 351 में चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा विकास उन्नयन के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसमें हिंदी के भारत को संपूर्ण भाषाओं में के शब्द भंडार समृद्ध करने का निर्देश है। यह राजभाषा नीति का मूल आधार है। उसके बाद 156वां प्रश्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है? हिंदी है, संस्कृत है, गुजराती है, मराठी है। तो आपका हिंदी तो है ही, उसके बाद में संस्कृत भी है, मराठी भी है, आपका गुजराती नहीं है। गुजराती जो है आपका ये देवनागरी लिपि में नहीं है। गुजराती भाषा के अपना अलग गुजराती लिपि है, जबकि हिंदी, संस्कृत, मराठी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि भारत की प्रमुख लिपि है। नगरीय प्रचलन आयोग और संविधान द्वारा भी इसे मान्यता प्राप्त है। उसके बाद हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी किसे कहा जाएगा? उस कर्मचारी को माना जाएगा जो मैट्रिक स्तर की परीक्षा हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण किया है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, कर्मचारी को हिंदी में प्रवीणता तब माना जाता है जब उन्हें मैट्रिक स्तर की परीक्षा हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण की हो। यह प्रवीणता राजभाषा नीति में उल्लेखित है। प्रवीणता का आधार भाषा उपयोग एवं शिक्षा दोनों है। 108वां प्रश्न, हिंदी में कार्यसाधक कर्मचारी किसे कहा जाता है? हिंदी में कार्यसाधक आपका कर्मचारी उसको कहा जाएगा जो मैट्रिक स्तर की परीक्षा हिंदी में उत्तीर्ण किया है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा सी राइट होगा।
करसादा कर्मचारी हिंदी में कार्य करने में सक्षम माना जाता है या राजभाषा विभाग की क्षमता मापदंड श्रेणियों में शामिल है। केंद्र सरकार के कार्य के मध्य किन भाषाओं का उपयोग अपेक्षित है? तो केंद्र सरकार के कार्यों के मध्य में आपका हिंदी और अंग्रेजी ही है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। भारत सरकार कार्यों में हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग अपेक्षित है। राजभाषा अधिनियम 1963 के अनुरूप है। अंग्रेजी सह राजभाषा के रूप में प्रशासनिक कार्यों का उपयोग होता है। सभी केंद्रीय कार्यालयों पर यह लागू होती है। और अंतिम प्रश्न है, भारत संघ की राजभाषा क्या है? तो देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी भारत संघ की राजभाषा है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, भारत संघ की राजभाषा का जो चर्चा किया गया है 343 में किया गया है देवनागरी लिपि के बारे में। ठीक है, राजभाषा नीति हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहन करती है। देवनागरी लिपि भारतीय प्रशासन शिक्षा न्याय प्रणाली में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये अंतिम प्रश्न हुआ। ये पूरा जो है आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं। दोस्तों ये जो PDF है इसका मेरे एप्लीकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।